चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज कल की टिप्स को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था कि जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं या पॉजिटिव नेचर के होते हैं दोस्तों, यानी अत्यधिक नियंत्रण और स्वामित्व की भावना है ना, दूर करने के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो बहुत इजी कॉम्बिनेशन है। आप लोगों को कल बताया था, फिर भी सिंगल मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी चिकोरी की, है ना। हमने कहा था कि इस प्रकार का चिकोरी, वाइन और बीच, है ना, 3 कॉम्बिनेशन होता है। चिकोरी, वाइन और बीच, ये 3 कॉम्बिनेशन, यानी जिसमें चिकोरी में हमने कहा था जरूरत से ज्यादा देखभाल और स्वामित्व की भावना को कम करता है दोस्तों, है ना। आप जरूरत से ज्यादा किसी की देखभाल कर रहे हो, वो चाहता ही नहीं है, आप कर रहे हो, आप उस पर बर्डन हो गए हो, है ना। ऐसा समाज में, परिवार में, फैमिली में देखा जा रहा है दोस्तों, है ना। आप वहां पर चिकोरी का प्रयोग कीजिए। वाइन, दूसरी पर अगर कोई व्यक्ति दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता, प्रवृत्ति होती है उसकी कि मैं बस इस पे अपना अधिकार जमा लूं और इस पे मैं ही राज करूंगा, है ना। और आप वहां पर जब इस प्रोटोकॉल को देते हो तो उसको बैलेंस कर देता है दोस्तों। बीच, जब आप आलोचनात्मक स्वभाव और असहिष्णुता को दूर करने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आप बीच का प्रयोग कीजिए, है ना, बहुत इजीली। चिकोरी, वाइन और बीच, ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार के कैरेक्टर को अगर तीनों को मिला के देंगे, कंप्लीटली क्योर हो जाएगी दोस्तों, बहुत इजीली क्योर होता है। ठीक है, याद रखना। एक्सेसिव इंथ्यूसियाज्म एंड रिजिडिटी, अत्यधिक उत्साह हो गया और कठोर अनुशासन को संतुलित करने के लिए, यानी जो व्यक्ति यहां पर कॉम्बिनेशन बनाएगा वो क्या बनाएगा, वर्वेन, रॉक वाटर और बीच को बनाएगा दोस्तों। अर्थात जब व्यक्ति बहुत जोशीला हो, है ना, दूसरे पर अपनी राय थोपना चाहता है, अरे छोड़ ये नहीं, ये मैं बता रहा हूं वैसा कर, नहीं तो तू सक्सेस नहीं हो सकता, है ना, ये वर्वेरिन का गुण है दोस्तों। आप यहाँ पर वर्वेन को दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आपको नजर आएगा। लेकिन जब व्यक्ति अपने कठोर नियमों के कारण खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव बना लेता है ना, बहुत ज्यादा दबाव डालता है दोस्तों, है ना, रॉक वाटर सबसे बेस्ट मेडिसिन के रूप में सामने आता है। जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ये बीच सबसे बेस्ट रेमेडी के रूप में सामने आता है। इसलिए तीनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाइए। जब एक्सट्रीम परफेक्शन एंड हाई एक्सपेक्टेशन होता है, अर्थात वो उसको चाहता है कि ये कंप्लीट रूप से काम करे और अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन करता है। अरे भाई, उसकी कैपेसिटी भी तो होना चाहिए, वो कितना कैपेसिटेड है ये बहुत मुश्किल है। उसकी अगर कैपेसिटी अच्छी होगी दोस्तों तो वो हर चीज को कर जाएगा, अगर कैपेसिटी अच्छी नहीं हुई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों, है ना। इसीलिए यहाँ पर रॉक वाटर, बीच और वाइन का प्रयोग किया गया है दोस्तों, याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जब व्यक्ति खुद पर कठोर अनुशासन लागू करता है, जैसे मिलिट्री मैन जैसा, इतने बजे उठो, इतने बजे काम करना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इसके पहले और इसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा, है ना, तब रॉक वाटर बहुत अच्छा काम करता है। बीच, जब व्यक्ति दूसरों को सुधारने की कोशिश करता हो, है ना, याद रखना, जब व्यक्ति दूसरों को, यानी फटे में टांग डाल रहा है ना, जब व्यक्ति दूसरों को सुधारने की कोशिश करता है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक होता है, कई बार फैमिलीज में झगड़े हो जाते हैं। बीच बहुत अच्छी रेमेडी है ना। जब व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करना चाहे, वाइन बहुत अच्छी रेमेडी है दोस्तों। रॉक वाटर, बीच और वाइन इसीलिए इस प्रकार के कंडीशंस में बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में आपके सामने आता है। बस आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल देने की जरूरत है ना। इससे आपने क्या निर्णय निकाला दोस्तों, है ना, जब मैंने ये प्रोटोकॉल्स आपको बताया तो इसका निर्णय आपको निकालना पड़ेगा। यदि व्यक्ति अत्यधिक स्वामित्व रखता है, दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, तो चिकोरी, वाइन और बीच ले। यदि व्यक्ति बहुत जोशीला होता है, अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपना चाहता है, तो वर्वेन, रॉक वाटर, बीच ले। यदि व्यक्ति बहुत कठोर नियमों का पालन करता है दोस्तों, याद रखना, दूसरों से भी उम्मीद करता है कि वो मेरे जैसा काम करे, तो रॉक वाटर, बीच और वाइन लेना चाहिए दोस्तों, है ना। याद रखना, ये ओवरकम करने की जो समस्या है उसको बैलेंस करने का काम करती है, जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना, सहज हो जाता है, सहिष्णु हो जाता है, यानी वो एडॉप्ट कर लेता है, हर चीज को एडॉप्टेशन करके वहां पर अपना वर्क करता है दोस्तों। इसीलिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में आपके सामने आ रहा है, बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर देने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा प्रोटोकॉल है हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ। ठीक है, हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, याद रखना दोस्तों, आज
किसको एंजाइटी नहीं है, किसको डिप्रेशन नहीं है, किसको वर्कलोड नहीं है, किसको वर्क नहीं है। मुझे ही देख लो, मेरे चेहरे पे दिखता है कि मेरे को बहुत ज्यादा ओवरलोड है ना। याद रखना दोस्तों, HC यानी हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ ये है क्रेनियम, स्कल बोन, है ना। एक सीवियर हेडेक का प्रकार है हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, जिसमें आपकी बोन भी, क्रेनियम भी इन्वॉल्व होता है ना, याद रखना। लेकिन आपको मैं क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं, माइग्रेन हेडेक और क्लस्टर हेडेक से डिफरेंट होता है, याद रखना इस बात को। माइग्रेन हेडेक और क्लस्टर हेडेक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इस अनकॉमन टाइप के हेडेक का पेन जब उत्पन्न होता है ना दोस्तों, तो याद रखना केवल हेड के एक साइड में या फेस पर होता है। हेड के एक साइड में या फेस के लेवल पर, इस फेस के लेवल पर या हेड के इस साइड में होता है। यदि पेशेंट कहता है आपको कि साहब मुझे यहां पर कंटिन्यू पेन बना हुआ है, माइग्रेन में ऐसा नहीं होगा, अप एंड डाउन होगा। क्लस्टर हेडेक में ऐसा नहीं होगा, अप एंड डाउन होगा। लेकिन हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ में आपको वन साइडेड, राइट या लेफ्ट, कंटिन्यू होगा। फेस पर कंटिन्यू पेन बना हुआ है, यानी यहां पर आपको कंटिन्यू पेन बना हुआ है, आप समझ लीजिए कि हेमिक्रेनिया कंटिन्यू है ना। मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी क्योर होता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बहुत मास्टर है इस लेवल पर। इनफैक्ट इस नाम का लिटरली मीन लेटिन में होता है पेन इन हाफ ऑफ द हेड, है ना। लेटिन में से कहा जाता है पेन इन हाफ इन द हेड, है ना, हेड में आधे जगह पर पेन होना दोस्तों। इस प्रकार का सीवियर हेडेक जो होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि दूसरे हेडेक सब उतरते चढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका हेडेक कांस्टेंट बना रहता है ना, कांस्टेंट लगातार बना देता है, प्रतिदिन होता रहता है दोस्तों। हमें टाइम ही नहीं होता है कि हम विदाउट पेन के वहां पर रह पाए, यानी ऐसा कोई समय आपके साथ नहीं गुजरेगा जिसमें पेन नहीं होगा, कंटिन्यू पेन बना रहता है दोस्तों, है ना। ज्यादातर समय में पेन एक कांस्टेंट लेवल पर स्टे करता है ना। एक निश्चित अवधि में इतना इतना पेन आपको करना है, उस पेन पर बना रहता है दोस्तों, स्टे करता है उस लेवल पर, है ना। बहुत समय पर पेन में क्विकली सीवियरिटी में भी इंक्रीज हो जाता है, यानी वहां पर अचानक सीवियरिटी इंक्रीज हो रही है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, या ये कह सकते हो आप स्पैक्स फॉर अ पीरियड, एक पीरियड में बहुत हेवी हो गया पेन आपको दोस्तों, है ना। याद रखना, ये हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ उन लोगों में होता है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, याद रख लेना, जो बहुत ज्यादा थिंक करते हैं। मैं दिन भर काम करता हूं, ये मुझे फिर भी इरिटेट कर रहा है। मैं दिन भर काम करता हूं, फिजिकल और मेंटल, बहुत ज्यादा हरेसमेंट होता है मेरा, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम होती है। वैसे लोगों को हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ बहुत कॉमन होता है, और ये ज्यादातर देखा जाए 70-30 के रेशो में वुमेन में सबसे ज्यादा होता है ना। याद रखना, हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ 70% वुमेन में, 30% मेन में भी देखा गया है। और मेन में उन लोगों को देखा गया है जो बहुत स्ट्रेस में अपना जॉब कर रहे हैं, है ना, बहुत स्ट्रेस में जॉब कर रहे हैं, उनमें कॉमन रूप से देखा गया है दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखना है, कॉजेस ये करेंटली ज्ञात नहीं है दोस्तों, किसका कारण क्या है ना। लेकिन हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ को कॉज करने के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, और उन एविडेंसेस के आधार पर यह देखा गया है कि ये जो प्रोटोकॉल होता है, ये उन लोगों में होता है जो मेंटली और फिजिकली बहुत ओवरलोड काम करते हैं। उसकी जो सीमा होती है बॉडी के काम करने की, उस बॉडी के काम करने की सीमा से 2 गुना ज्यादा काम करते हैं दोस्तों, है ना। जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, है ना, जो लोग बहुत फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, है ना, याद रखना ये दोनों कंडीशन भी पेन को बहुत ज्यादा वर्स बना देती है, बहुत ज्यादा वर्स होते हुए देखा गया है दोस्तों। ये एक प्रकार से सिंड्रोम होता है दोस्तों, और सिंड्रोम का मतलब समवट क्या होता है ना, न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है दोस्तों ये, है ना, ज्यादा पुराने समय में नहीं, अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है, और मेडिकल प्रोफेशनल अभी भी इसके बारे में लर्निंग कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इसको उन्होंने लॉन्च कर दिया मेडिकल फील्ड में कि ये जो लोग हैं आज के समय के, ये जो बहुत ज्यादा, पहले क्या होता था दबा के खाना, दबा के काम करना और दबा के सोना, यही होता था, है ना। हर काम में परफेक्ट रहता था आदमी, भले कम पढ़ा लिखा, काम इतना कर जाते थे कि उनके पढ़ा लिखा उनके बीच में कोई दीवार नहीं खड़ी होती थी दोस्तों, है। लेकिन आज के समय में पढ़ा लिखा आदमी जरूरत से ज्यादा खाता और जरूरत से ज्यादा सोता है दोस्तों, और फिर धीरे धीरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, इंसोम्निया हो जाता है, तो फिर नींद नहीं आती। ये सबसे बड़ा रीजन हुआ जिसके कारण बहुत सारी कंप्लेंट उसकी बॉडी में देखने को मिली, बहुत सारी डिसीजेस उसके बॉडी में देखने को मिली दोस्तों। इसीलिए इसके जो सिम्टम है वो निकल के आए, अर्थात कांस्टेंट हेडेक पेन ऑन वन साइड हेड और फेस, या तो फेस के एक साइड में दर्द होना, राइट में या लेफ्ट में, या राइट में आपके हेडेक होना,
वन साइडेड, राइट में या लेफ्ट में दोस्तों, कंटिन्यू बना रहता है ना। नो टाइम व्हेन यू आर पेन फ्री, ऐसा कोई समय नहीं होता है कि आप वहां पर पेन फ्री हो, कंटिन्यू पेन आपको बना हुआ है दोस्तों, है ना। पिंचिंग पेन, सूथिंग पेन, आपको स्टैबिंग पेन, हर प्रकार के पेन का अनुभव हो जाएगा दोस्तों। किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हीमोग्लोबिन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये लंबे समय तक पेन होता है जो प्रतिदिन आपको महसूस होता है, प्रतिदिन महसूस होता है। आदमी हमेशा रुमाल को सिर पे बांधे रखेगा, विक्स लगाता रहेगा, बाम लगाता रहेगा, हर प्रकार की कंटिन्यूटी करता रहेगा दोस्तों, है ना। याद रखना, आई टीयरिंग पेन ऑन सेम साइड एज द पेन, जिस साइड आपको पेन होता है वहां पर आंखों के अंदर भी प्रेशर इफेक्ट आकर बहुत ही सीवियर पेन होगा, बिकॉज आंखों का संबंध आपके ब्रेन से बहुत ज्यादा है। याद रखना दोस्तों, है ना। यही कारण है लगातार आपको कंजेशन, जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे नोज को, माउथ को, आपको देखने को मिलेगा कंजेस्टेड नोज और रनी नोज, या तो लाल लाल नोज नजर आएगी या पानी जैसा बहाव होता हुआ रनी नोज आपको नजर आएगा, है ना। स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगा, घबराहट होती है ऐसे पेशेंट को, और घबराहट होगी तो डेफिनेटली स्वेटिंग मिलता है ना। याद रखना, जब ये हेमिक्रेनिया कंटिन्यू होता है, ड्रॉपिंग आईलाइट्स, आपकी जो आईलिड्स होती है ना, ड्रॉप हो जाती है ना, सेम साइड ऑफ द पेन, जिस साइड आपको हेडेक होगा उस साइड में आपकी जो आईज है वो सेम साइड में, वहां पर आप देखेंगे दोस्तों आपकी जो आईज ड्रॉप हो जाएगी, है ना, आईलिड्स आपकी ड्रॉप हो जाएगी दोस्तों, है ना। यही कारण है आईज में जब आप रेडनेस देखते हो, सेम साइड में जिस साइड पेन हो रहा है आप देखो लगातार रेड बनी रहेगी, लगातार रेड बनता है ना। लेकिन बहुत कम केसेस में ये भी देखा जाता है पेन में चेंज साइड्स, पेन चेंज करता है, यानी पहले राइट में हो गया तो फिर लेफ्ट में होना शुरू हो जाएगा, कुछ दिन लेफ्ट में तो फिर कुछ दिन राइट में होना शुरू हो जाएगा। जब आपका ब्रेन की दोनों एक्टिविटी, क्योंकि आपका राइट साइड आपके लेफ्ट साइड को कवर करता है, आपका लेफ्ट साइड आपके राइट साइड को नर्वस सिस्टम के माध्यम से कनेक्ट करता है, ये आइस का ट्रैक होता है, ऑप्टिकल ट्रैक, है ना। याद रखना, अगर ये चीज यहां पर इन्वॉल्व हो गई तो फिर आप सोच लो आप कंफ्यूज ही कंफ्यूज रहेंगे, है ना। अभी तक ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है पर्टिकुलरली हेमिक्रेनिया कंटिन्यू का आपको देखने को नहीं मिला है, डायग्नोसिस नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन ये एक सिम्टम के बेस पर होता है, इसलिए इसका बहुत अच्छा प्रोटोकॉल आपको बनता है, आप बहुत अच्छी तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, है ना। हैरान हो जाओगे दोस्तों आप, ट्रीटमेंट इतना सिंपल है, इतना ब्रिलियंट है कि आपको कहीं पर कुछ लेवल पर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, इतना शानदार रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते आपको आना चाहिए कि आप प्रोटोकॉल क्या सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है जो मैं आपको बता रहा हूं। हेमिक्रेनिया कंटिन्यूम में ये प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा प्रूवन है, आपको ज्यादा नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, केवल कंजेशन दूर करने की जरूरत है, ये प्रोटोकॉल सारे कंजेशन ठीक करते हैं। या तो आप S3A1F1L1W दे दो, है ना। याद रखना S3A1F1L1W दे दो, सेकेंड डायल्यूशन में बहुत जबरदस्त काम करता है। आप चाहो तो यहाँ पर C1 भी ऐड कर सकते हो,
है ना, याद रखना। ये सीधा हेमिक्रेनिया कंटिन्यू का ठीक करता है सेंसरी नर्वस सिस्टम के माध्यम से। ये S1 A1 F1 L1 C2 WE, यदि क्रेनियम की बात की जाए तो क्रेनियम के लेवल पर C2 का रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर होलोमस्कुलर आर्गन होता है, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए C2 का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे नेगेटिव में लेकर जाइए, ये बैलेंस कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव में जाइए, है ना। इन दो में से एक प्रोटोकॉल आप लीजिए, WD4 S12C1 WD4 या सिंथेसिस सेकंड W या Y स्मेल कराइए आप दोस्तों, बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। जितने भी लोग हमारे यस सर कहते हैं सर कुछ करने की जरूरत नहीं, स्मेल ही दे दो, हेमिक्रेनिया कंटिन्यू 2-3 महीने में साफ हो जाता है ना। अब आप बहुत बड़ी बात है दोस्तों, A2F2C5S12W 100 ml ऑयल लीजिए, पैराशूट बादाम जो भी ऑयल लो, हर व्यक्ति का एक अपना नेचर होता है, तो उसके हिसाब से ऑयल भी उसके हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है। आप 10 ड्रॉप ईच सारी मेडिसिन की डाल दो, है ना, 100 ml में 10 ड्रॉप ईच सारी मेडिसिन की डाल दो, और उसमें केवल 1 या 2 ml अमृत धारा डाल दो, अच्छे से 110 बार मिलाओ, पेशेंट को दे दो, कहना फोरहेड पे लगाए, है ना, सुबह दोपहर शाम फोरहेड पे लगाओ, आपके पर्टिकुलर हैंड्स पे लगाओ, आपके बिल्कुल लोअर फीट पे लगाओ, आप देखो बहुत तेजी से आपका जो है हेमिक्रेनिया कंटिन्यू ठीक हो जाएगा, ठीक है। कई लोगों में डाइजेशन की वजह से गड़बड़ होता है, लीकी गट सिंड्रोम, IBS सिंड्रोम की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। S10 A3 L1 F1 W सेकंड या थर्ड डायल्यूशन में दे दो, आप देखो आपका पेशेंट करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मैक्सिमम जब मैंने अपनी टेबल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मेरे एरिया में सबसे ज्यादा वर्कर लोग है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाते हैं, और फैक्ट्रीज में जाने के कारण कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वो लोग ज्यादातर नींदे होते हैं, यानी कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, और नींद पूरी न होने के कारण उनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण सारी कंप्लेन उनको देखने को मिलती है, जो उनके पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट का लेवल होता है वहां पर आपको नजर आएगा कि भाई ये जो कंडीशन है वो करेक्ट नहीं हो पा रही, ठीक है। तब आप वहां पर सिलेक्ट कीजिएगा, ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे बेस्ट चीज हम पढ़ते हैं दोस्तों, जब कोई नर्व फाइबर इंजूर्ड होता है, डिफरेंट प्रकार के चेंजेस उत्पन्न होते हैं, है ना। नर्व फाइबर और नर्व सेल बॉडी में सभी चेंजेस को टुगेदर डिजेनरेटिव चेंजेस कहा जाता है दोस्तों, याद रख लेना इस बात को, है ना। लेकिन आपको मैं क्लियर कट इंडिकेशन कह दूं, फिर भी इसके पहले भी मैंने आपको बताया, फिर आपको बता रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल आपको नजर आएंगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पर नजर आएंगे जो नर्व के लेवल पर, लेकिन नर्व के लेवल पर याद रखना नर्व एक सेल है, और सेल के लेवल पर S1 C1 A1 F1 L1, है ना, जो 1 1 है बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं तो एक्यूट अगर है तो W का प्रयोग करें, है ना, एक्यूट है तो W का प्रयोग करें, क्रॉनिक है तो G का प्रयोग करें। याद रखना, एक्यूट है तो W का प्रयोग करें, क्योंकि सीधा नर्वस सिस्टम पे अगर काम करती है, न्यूट्रिशन के व्याप पे काम करती है, तो F1W, 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 ये सीधा नर्वस लेवल पर काम करता है। इसीलिए अगर आप S1 L1 A3 यानी L2 का प्रयोग अगर आप यहां पर करते हैं, या आप डायरेक्टली जनरल टॉनिक देते हैं, तो ये आप एक प्रकार से नर्व का न्यूट्रिशन कर रहे हो, है ना, F1 और W, क्योंकि याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, F1 यहाँ पर न्यूट्रल वे में मिला हुआ, W स्ट्रॉन्ग वे में मिला हुआ है ना। याद रखना, आप सिंगल F1W का प्रयोग करेंगे तो भी आप डिजनरेशन को न्यूट्रिशन देकर जाएंगे, लेकिन जब क्रॉनिक होता है तो यहां पर C5 नेगेटिव,
प्लस जी। ये जो प्रोटोकॉल होता है कभी मत भूलना, ये नर्व को रीजनरेट कर देता है बहुत तेजी से। अगर एक्यूट में भी कंडीशन ऐसी है, बिल्कुल क्रश हो गया है और उस लेवल पर रिकवर कर रहा है, तो C5G का प्रोटोकॉल आपको देना है दोस्तों, है ना। बिकॉज देयर में बी समथिंग चेंजेस लाइक दिस, है ना। ये चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं और ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी टेबल प्रैक्टिस में आपको महत्वपूर्ण रोल नजर आते हुए दिखेंगे दोस्तों। याद रखना ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, है ना, जब कभी भी इंजुरी अगर होती है ना, नर्व इंजुरी किस कारण से होती है? आप देखो कहीं ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, भाई आपको चोट कुछ नहीं लगी, लेकिन आपके बॉडी में कहीं पर भी छोटी छोटी ब्लड का जो कैपिलरीज होती है, उन कैपिलरीज का एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी ऑर्गन में अगर आप सर्कुलेशन देखेंगे, कोई भी ऑर्गन उठा लो, मान लो ये एक ऑर्गन है, यहां से ब्लड सर्कुलेशन मेन आया है, उस मेन सर्कुलेशन में से एक ब्रांच निकले, इसकी एक मेन ब्रांच होगी और बाकी की जो होगी यहां पर सब्स्टिट्यूट ब्रांच होगी। ठीक है, यहां पर एक मेन ब्रांच है और बाकी सब्स्टिट्यूट ब्रांच है दोस्तों, है ना। तो कोई भी ऑर्गन में अगर नर्व सप्लाई हो रही है, तो नर्व सप्लाई की जो ब्रांचेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं कैपिलरीज के आगे पीछे, ये जो कैपिलरीज है, इन पे ही आगे पीछे इस प्रकार से नर्व यहां पर इस ऑर्गन को सप्लाई प्रदान करती है। याद रखना इस बात को। तो जब ये प्रोसेस यहां लगातार होती है, तो आपको याद रखना है, अगर वहां पर कोई भी ब्लड फ्लो उस ऑर्गन के लेवल पर मान लीजिए इतनी इतनी दूर में ऑब्स्ट्रक हो गया, है ना, ऑब्स्ट्रक हो गया, रुक गया, नहीं जा रहा, न्यूट्रिशन नहीं जा रही, तो क्या होगा, टिश्यू की ग्रोथ होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो स्टिमुलेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि नर्व का स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है। नर्व ही कॉन्ट्रेक्शन और डायलेटेशन का काम करती है ना। इस वेसल्स के कॉन्ट्रेक्शन और डायलेटेशन का काम नर्व ही कराती है। याद रख लेना, ब्लड प्रेशर के लेवल पर आपने समझा है इस बात को, है ना। इसीलिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो का जब लेवल आप देख रहे हो, तो आपको याद रखना है लोकल इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, है ना। यहां पर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो अगर वहां पर लोकली इंजेक्ट कर दिए गए हैं, तो डेफिनेटली नर्व ब्लॉक हो जाएगी, है ना। इंजेक्शन इसका सबसे बड़ा मैंने आपको उदाहरण बताया था। नर्व फाइबर अगर किसी चोट में क्रश हो गया है, ये तीसरा कारण है। नर्व फाइबर का ट्रांजेक्शन यानी कट के अलग अलग हो गई, ये चार रीजन नजर आते हैं कि भाई डिजनरेशन और रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर में, खासतौर से डिजनरेशन में आपको नजर आना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिग्रीज ऑफ इंजुरी, है ना। याद रखना दोस्तों, डॉक्टर सुंदरलैंड थे, है ना, उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया। उन्होंने कहा नर्व फाइबर की इंजुरी को क्लासिफाई अगर करना है, तो हमें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, जो उसकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा किस नर्व की इंजुरी को आप रीजनरेट कर सकते हो, किसको रिपेयर कर सकते हो, है ना, वो इन 5 बातों पर डिपेंड करता है ना। ये सर्जरी का सब्जेक्ट है दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं। याद रखना, डिग्री ऑफ इंजुरी देखेंगे तो फर्स्ट डिग्री इंजुरी, है ना। आपको याद रखना है अपनी टेबल प्रैक्टिस में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ इंजुरी, उसी के अकॉर्डिंग में क्योर कर सकता हूं, है ना। जो फर्स्ट डिग्री इंजुरी होती है दोस्तों, ये नर्व को होने वाली मोस्ट कॉमन टाइप की इंजुरी होती है, हमेशा रूटीन में रोजाना आपको मिलेगी दोस्तों, यानी हम इसे फर्स्ट डिग्री इंजुरी कहते हैं। किसी भी नर्व पर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर किसी प्रकार का प्रेशर को अप्लाई कर दोगे, तो ये कॉज हो जाती है ना। यानी आपने यहां पर जोर से हाथ किसी का पकड़ लिया और वो कह रहा है छोड़ मेरे को दर्द हो रहा, छोड़ मेरे को दर्द हो रहा, आप नहीं छोड़ रहे, है ना। आपने देखा कि पूरा निशान बन गए और उसका हाथ ने काम करना कम कर दिया, है ना। तो आपने क्या करा, शॉर्ट पीरियड के लिए प्रेशर अप्लाई कर दिया दोस्तों, इसी का कारण हुआ, है ना। इसके कारण क्या हुआ, ब्लड फ्लो का ऑक्लूजन हो गया, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। जो ब्लड जाना था और वहां से जो आना था वो नहीं आया। जाने वाला ब्लड की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट वाला, वहां पड़ा रहा, है ना। ये प्रेशर क्रिएट कर गया और इसी के कारण वहां डिस्ट्रक्शन हो गया। याद रखना दोस्तों, यानी ब्लड फ्लो का ऑक्लूजन हुआ, तो वहां पर हुआ क्या, हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया मींस ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन कम हुई तो क्या वहां पर कोई किसी प्रकार की ग्रोथ होगी, भाई ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या एनर्जी बनेगी, नहीं बनेगी। एटीपी बनेगी, नहीं बनेगी, कम बनेगी और बनेगी ही नहीं, पहली बात तो,
है ना, तो वहां डिजनरेशन शुरू हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि ऑक्सीजन की कमी हो रही। तो प्रोटोकॉल क्या करना पड़ेगा आपको, माइंड करना शुरू करिए कि यहां पर ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, इस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए तो मुझे S1A1RE का या S1A1B का प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां ऑक्सीजन की कमी है तो मुझे P1 भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। यहां पर बहुत स्पाज्म आ रहे हैं तो मुझे वर्बन भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। आप जब ये देंगे बहुत तेजी के साथ में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, स्पाज्म दूर होगा और आपका पेशेंट ठीक होगा। माइंड करिएगा दोस्तों, है ना। लेकिन जब वहां पर इंजुरी ब्लीडिंग के लेवल पर, ओपन वाउंड के लेवल पर होती है, वर्बन का प्रयोग नहीं होगा, याद रख लेना, क्योंकि वर्बन दिया तो ब्लीडिंग को बढ़ा देगा, है ना। इसीलिए इंजुरी की फर्स्ट डिग्री के लेवल पर जो एक्सॉन डिस्ट्रॉयड नहीं होते, है ना, फर्स्ट डिग्री के द्वारा एक्सॉन डिस्ट्रॉयड नहीं होते। लेकिन याद रखिएगा जब माइल्ड डीमाइलिनेशन उत्पन्न होता है ना, माइल्ड डीमाइलिनेशन, ये देखिए आप, ये पूरा आपका एक नर्व है और उस नर्व में माइलिन शीथ की कोटिंग होती है। इनमें से किसी भी माइलिन शीथ का अगर ब्रेक हो गया तब क्या होगा, फर्स्ट डिग्री बर्न यहां पर डेवलप होगा दोस्तों, है ना। याद रखना, यहां पर जब माइल्ड डीमाइलिनेशन उत्पन्न होता है दोस्तों, तो ये ट्रू डिजेनरेशन नहीं होता, ये वास्तविक डिजेनरेशन नहीं होता है, लेकिन वर्क के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से डिजेनरेशन यहां पर होता है। अर्थात एक्सॉन का टेम्परेरी फंक्शन लॉस हो गया, कुछ समय के लिए एक्सॉन ने अपना काम करना बंद कर दिया दोस्तों, बिकॉज नोड ऑफ रेनवेयर से जो इंपल्सेस जा रहे थे वो ब्लॉक हो गए। क्यों, क्योंकि यहां पर दो भाग बढ़ गया दोस्तों। इसीलिए शॉर्ट टाइम के लिए याद रखना दोस्तों, हम कंडक्शन ब्लॉक के रूप में इसको देखेंगे कि यहां पर जो कंडक्शन हो रहा था इंपल्सेस का, जो एक नर्व से दूसरे नर्व फाइबर पर ट्रांसफर हो रहा था, वो ब्लॉक हो गया, है ना। याद रखना, ये फंक्शन विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर से लगाकर कुछ वीक्स के अंदर रिटर्न हो जाता है ना। और आप अगर S1W या S1RE का उपयोग करते हैं और केवल स्पेशल पेन क्योर ऑयल अप्लाई करते हैं, मैं कहता हूं 24 घंटे में ठीक हो जाता है ना। आप में से कहीं राजा बाबू सर ने किया है, गौरव सर ने किया है ना। 24 घंटे के अंदर इस प्रकार का फर्स्ट डिग्री इंजुरी का जो लॉस फंक्शन होता है दोस्तों, वो फंक्शन विद इन फ्यू आवर टू फ्यू वीक्स का जो मॉडर्न साइंस कहता है, वो हम क्विकली रिस्टोर कर जाता है। बिकॉज जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हमारे पेरिफेरल पार्ट पे पाई जाती है, हम डायरेक्ट उसको यहां पर अप्लाई करके स्टिमुलेट कर सकते हैं। यदि दर्द बंद करना है तो हम A2, S5, C5, WF2 को वहां पर अप्लाई करते हैं, D4 में अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं। हम देखें 5 से 10 मिनट बाद पेशेंट कहता है यार मेरा दर्द ही बंद हो गया, है ना। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो आपको याद रखना। नर्व इंजुरी के फर्स्ट डिग्री को याद रखना सेडोन न्यूरोप्रेक्सिया कहते हैं, है ना। सेडोन न्यूरोप्रेक्सिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना, ये सब साइंटिस्ट के नाम है ना। सेडोन न्यूरोप्रेक्सिया के रूप में आप इसको डायग्नोस कर रहे हो। ये फर्स्ट डिग्री इंजुरी होती है दोस्तों, ठीक है। बहुत इजी क्यूरेबल है, मैंने बताया किस टाइप से आपको क्योर करना है, ठीक है। C1 का रोल यहां पर बहुत अच्छा आएगा। अगर कोई डैमेज हो रहा है तो C1 से भी इसको आप रिकवर कर सकते हो। इस केस में जब सेकेंडरी डिग्री इंजुरी होती है, यानी सेकंड लेवल पर, जब सेकंड केस में सेकंड डिग्री जब बर्निंग होती है, आपको कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग सीवियर प्रेशर, लगातार कभी लंबे समय तक आपने किसी पार्ट पे प्रेशर महसूस किया है, उसके कारण डेवलप होती है दोस्तों, है ना। इसी के कारण जो वेलेरियन डिजेनरेशन कॉज होता है दोस्तों, यानी यहां पर वेलेरियन डिजेनरेशन कॉज होगा तो आपको हमेशा याद रखना है इस प्रकार की इंजुरीज में। मैं इसका चैप्टर आगे आपको बताऊंगा, पहले पूरा आपको डिस्क्राइब कर दूं मैं, ठीक है, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। याद रखना यहां पर क्या होता है, वेलेरियन डिजेनरेशन कॉज होता है दोस्तों, है ना। यहां पर क्या होगा, जो हमने इंडोन्यूरियम देखा था, वो इंडोन्यूरियम तो पूरा इंटैक्ट है दोस्तों, लेकिन इसमें रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन और रिपेयर में लगभग 18 महीने लगते हैं। याद रखना, जब सेकेंड डिग्री इंजुरी होती है, इंडोन्यूरियम इंटैक्ट होता है, बढ़िया रहता है, तब इसमें रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन या आप ये कह लें रिपेयर में लगभग 18 महीने लगते हैं। यानी इंजुरी की सेकेंड डिग्री को हम एक्सोनोटोमेसिस कहते हैं, एक्सोनोटोमेसिस के नाम से इसको जाना जाता है। मॉडर्न साइंस कहता है इसमें 18 महीने लगते हैं। और हमारे कई होनहार डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैथ के कहते हैं कि साहब इस प्रकार की सेकंड डिग्री इंजुरी तो हम 3 महीने, 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में कंप्लीट क्योर कर चुके हो।
है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जलवा है, बट वी कांट एक्सप्रेस इन साइंटिफिक वे। हम कभी भी इसे साइंटिफिक वे में नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज की लेक होती है, कमी होती है। लेकिन आज आप लोगों को ये सब चीज पता है। अब अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये मेरी गलती नहीं, आप लोगों की गलती होगी। आपको पता है कि हम इस लेवल पर, जो मॉडर्न साइंस 18 महीने कह रहे हैं, हम तीन तीन गुना समय कम ले रहे हैं, हम 6 महीने के अंदर सेकंड डिग्री इंजरी को ठीक कर रहे हैं, है ना। याद रखना, अभी देखो गैंग्रीन हुआ, पूरा सड़ गया, है ना, पूरा सड़ गया। लेकिन जब आप वहां पर प्रोटोकॉल्स लगाते रहे, ट्रीटमेंट करते रहे, फिर दो सर से पूछ लीजिए, जगजीत सर से पूछ लीजिए, है ना, आप कितने दिन में ठीक कर रहे हो। अभी भारत भूषण सर से पूछ लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। याद रखना, अगर आप वहां पर पूछते हैं तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस ये होता है, ये कहते हैं कि हम विद इन 1 and 2 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ में हम लोग कवर कर जाएंगे, है ना। ये उनके अंदर से निकलता है, बिकॉज नॉलेज की कमी नहीं है, प्रोटोकॉल्स को प्रूव करने की कमी है। आप प्रूव कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। थर्ड डिग्री इंजुरी, जब इस केस में इंड्योरिन, जो एंडोन्यूरम है जिसके अंदर फाइबर इंटेक्ट होते हैं, वो इंटरप्ट हो जाती है दोस्तों, यानी वो फट जाती है ना। इपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम इंटेक्ट है, यानी यहां अभी जो एक वायर आपने देखा, ऊपर की कवरिंग फाड़ दो, है ना। आप किसी को उसको आगे करके काट के उसको ओपन करते हो तो आप उसकी कवरिंग को फाड़ते हो, है ना, वो कवरिंग है, इंजूर हो गई थर्ड डिग्री इंजुरी में, है ना। लेकिन अंदर के जो वायर हैं उसके ऊपर जो कोटिंग चढ़ी हुई है वैसे ही है, तो इपिन्यूरम और पेरिन्यूरम वहां इंटेक्ट है ना। ऐसी कंडीशन में जो डीजनरेशन होगा, डीजनरेशन के बाद रिकवरी जो होती है ना, बहुत स्लो होती है, बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही इनकम्प्लीट मैनर में होती है दोस्तों, है ना। इसलिए जब आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रखना है, जब थर्ड डिग्री इंजुरी होती है बहुत ज्यादा डीप सीटेड होती है ना, मल्टीपल ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होता है, तब वहां पर इंजुरी जो डीजनरेशन का लेवल है बहुत डीप में होगा, उसको क्योर करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिग्री के जो इंजुरी होती है, इसको साइमल्टेनियसली हम दोस्तों न्यूरोटोमेसिस के नाम से जानते हैं, है ना। याद रखना, उसमें क्या बोला था, एक्सोस्टोमोसिस, लेकिन यहां पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों को मिलाकर न्यूरोटोमेसिस के नाम से जाना जाता है, अर्थात न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन हो गया है। और याद रखना, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन हो रहा है, यहां से शुरू हो गया आपका ऑर्गेनोबूस्टर का काम। फर्स्ट स्टेज में C1, सेकेंड स्टेज में है C2, थर्ड स्टेज में है C3, फोर्थ स्टेज में C4 और फिफ्थ स्टेज में सीधा C5। ये आ गया आपका C5, है ना। ये जितने भी ऑर्गेनो बूस्टर मैंने बताए हैं, इनका काम होता है स्ट्रक्चर के लेवल पर काम करना, यानी कोई स्ट्रक्चर में डिजनरेशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, ब्रेकेज हुआ, कटिंग हुई, इंसिजन हुआ, स्ट्रेप वाउंड हुआ, ब्लंट वाउंड हुआ, किसी भी प्रकार का वाउंड अगर वहां एक्सपोज होता है, वहां पर बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन अगर आपको फिफ्थ स्टेज में जाना है, सीधा C5 पे जाना है ना। ज्यादातर लोग सीधे पहुंच जाते हैं C5 पे, है ना। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ हीलिंग कम हो रही है, तो सीधा ऑर्गेनो बूस्टर C3 और C5 का कॉम्बिनेशन दे दीजिए, अल्टरनेट करके, एक के बाद एक, 10-10 बूंद 3 बार ये, उसके 10-10 मिनट बाद ये आप दे दीजिए। आप देखो कितनी जल्दी ठीक होती है, ठीक है। याद रखना, जो फोर्थ डिग्री इंजुरी होती है, इस प्रकार की इंजुरी मोर सीवियर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम भी इंटरप्ट हो गई, वो भी फट कट गई दोस्तों, है ना। यही कारण है, नर्व फाइबर का जो फेसिकुलाई होता है ना, जो एक के बाद एक जमा होते हैं ना, एक के बाद एक, वो डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इसका फाइबर उसमें, इसका फाइबर उसमें, तो शॉर्ट सर्किट होना ही है ना। ये रिजनरेशन पुअर या इनकम्प्लीट होता है, ये मॉडर्न साइंस मानता है ना। ये जो रिजनरेशन होगा फोर्थ डिग्री इंजुरी का, ये बहुत पुअर होगा, बहुत ही इनकम्प्लीट होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैपेट डॉक्टर कहता है कि वी कैन ट्राई इट, हम C5G से प्रयोग करते हैं और फोर्थ और फिफ्थ डिग्री इंजुरी के लेवल को भी बहुत हद तक क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, प्रॉपर हमने हेल्थ स्टेटस प्रोवाइड किया, प्रॉपर रेस्ट करवाया, प्रॉपर उसने न्यूट्रिशन वहां पर लिया जो हमने बताया, और उसके बाद में जब हम प्रोटोकॉल्स हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट डायल्यूशंस में अपने अनुभव के आधार पर हमने दिया, जैसे फर्स्ट डिग्री में आप तुरंत A1 का 1000 दे देते हो, ठीक है ना। फर्स्ट से थर्ड डिग्री तक A1 का 1000 रिमार्केबल काम करता है दोस्तों, अनबीटेबल काम करता है। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में एक्सटर्नल में भी APP का, G का, C5 का आपको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, बिकॉज A1
अर्निका मोंटाना वाला जो प्रोटोकॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी प्रकार के इंजुरी के लेवल पर। C6 भी बहुत जबरदस्त काम करता है, कैंसरस और 6 लेडमपाल के बिहाफ पर बहुत जबरदस्त काम करता है जब आपको कोल्ड चीज से किसी से इंजुरी हुई हो, है ना। तो याद रखिएगा 4 डिग्री इंजुरी में बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं रिकवरी कर सकते, लेकिन मान के चलिए 70 to 80% रिकवर कर सकते हो आप दोस्तों। जो रीजनरेशन पुअर होता है या इनकम्प्लीट होता है वो भी कंप्लीट वे में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो 5th डिग्री इंजुरी होती है, इंजुरी की जो 5th डिग्री होती है दोस्तों, जो बहुत लास्ट होती है, नर्व ट्रंक का कंप्लीट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है, यानी कट के अलग अलग हो गया, है ना। इसके साथ में लॉस ऑफ कंटिन्यूटी होती है, यानी यहां पर जो कंटिन्यू है लॉस हो गया दोस्तों, है ना। इसीलिए यूजफुल रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होता, है ना, जब तक कि कट इनको वापस रीऑर्गेनाइज नहीं किया जाए, जो सर्जरी के द्वारा क्विकली अप्रोक्सीमेट होता है दोस्तों। यानी सर्जरी करा लीजिए, उसको जुड़वा लीजिए और साथ में इलेक्ट्रोमा पे ट्रीटमेंट कीजिए, मेरा मानना बहुत तेजी से रिजनरेट कर देगा। C5G बहुत तेजी से रिजनरेट करता है दोस्तों, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपकी टेबल प्रैक्टिस में नजर आएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। और यही कारण है रीजनरेशन अगर आपको कराना है तो आपको बहुत सारी चीजें समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने इंजुरीज को डिस्क्राइब किया कि 1st से 5th इंजुरी में नर्व में कहां कहां आपको डैमेज मिल रहा है ना। आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर न्यूरॉन में ये डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं। अगर हम यहां फंक्शनल देख रहे हैं तो फंक्शनल यहां अफेक्टेड तब हुआ जब प्रेशर ज्यादा हुआ। अब यहां एनाटॉमी, यानी लंबे समय से यहां पर इंजुरी हुई तो उसकी एनाटॉमी डिस्टर्ब हुई। अब इस फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को जोड़कर तीसरा एंगल देखा गया तो हमने देखा यहां पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए, यानी ये मिक्स टेम्परामेंट में चला गया। और मिक्स टेम्परामेंट में हमारे ऑर्गेनो बूस्टर से बेस्ट कोई ट्रीटमेंट होता आप बता दीजिए मुझे, है ना। याद रखना, न्यूरॉन में जब डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, ये एक इंज्यूर्ड टिश्यू की पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है दोस्तों, या उस टिश्यू का इंपेयरमेंट होता है, यानी वो वहां काम करने लायक नहीं बचता, डिटेरियोरेशन होता है, या ये कह दें डिजेनरेशन के रूप में आप उसको रेफर कर रहे हो, ठीक है। टूट फूट गया, छितर बितर हो गया, अब वहां पर आपको कोई भी काम आपको देखने को, बाढ़ आई, बाढ़ में मकान बह गया या मकान खड़ा रहा लेकिन अंदर कीचड़ भरा है, कोई भी काम आपका एक कदम भी आप आगे पीछे नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये कदम है दोस्तों, यहां पर आपको इंजूर करना है और इस इंजूर टिश्यू को रिपेयर करना या रिजनरेट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जब एक पेरिफेरल नर्व फाइबर, है ना, इंजूर्ड हो गया तो क्या होगा, है ना। याद रखना, ये डिजेनरेटिव चेंजेस नर्व सेल बॉडी और उसी न्यूरॉन के नर्व फाइबर और उसके जो एडजॉइनिंग न्यूरॉन होते हैं, है ना, जो उससे जुड़े होते हैं, उनमें भी उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूरॉन डैमेज हुआ है तो इस न्यूरॉन से जुड़ने वाले जितने भी न्यूरॉन से क्या वहां पर फंक्शन जाएगा, नहीं जाएगा। अगर इस डेंड्राइट से कुछ न्यूरॉन जुड़े हैं, वो इसको मैसेज दे रहे हैं तो ठीक है, यहां तक मैसेज आ जाएगा, इससे आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और यही काम पैरालिसिस में आपको देखना है, यही काम आपको हर प्रकार की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज में देखना है, यही काम आपको स्पेशली हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया जैसी कंडीशन में देखना है, यही काम सेरिब्रल एट्रोफी में देखना है। आपको करना क्या है, कहीं पे न्यूट्रिशन करना है, कहीं पर स्पाज्मोडिक काम करना है, कहीं पर आपको रीजनरेशन करना है, कहीं पर आपको रिपेयर करना है, बस आना तो चाहिए, है ना। ये सारी चीज आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी और आपको करना है दोस्तों, है ना। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, मुझे कई जगह रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो कई जगह मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे जो भाई बहन है, वो लोग रिजल्ट लेकर आ जाते हैं, बिकॉज डायल्यूशन सेट मेरे से मिस्टेक हुई, उन्होंने करेक्ट कर दिया, उनको रिजल्ट मिल गया, है ना। इसीलिए मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर किसी का हार्ट का फंक्शन न्यूरोलॉजिकल कम करता है, काम एलवीएफ कम हो जाता है, हार्ट कम करता है, तो याद रखना गौरव सर ने इसमें महारत हासिल कर ली है। वो सीधे कहते हैं कि सर 10,000 या 5,000 डायल्यूशन से ये सब हो जाता है ना। यानी हम जब तक अणु परमाणु बम का उपयोग नहीं करेंगे, जब तक लोग डरेंगे धमकेंगे नहीं हमारे से, लेकिन जब हम वो यूज करते हैं तो पेशेंट रिजनरेट हो जाता है, रिकवर हो जाता है। 24 घंटे से 72 घंटे में चेंज आना शुरू होता है, 10 to 15 डेज में पेशेंट को रिकवरी आना शुरू होती है, 6 महीने साल भर के बीच में पेशेंट कंप्लीट क्योर हो जाता है। याद रखना दोस्तों, कंप्लीट क्योर इन द सेंस 100% तो नहीं होगा, ये मैं भी मानता हूं, आप भी मानेंगे, है ना, लेकिन ये मान के चलिएगा बहुत हद तक
वहां पर पेशेंट रिकवर हो जाता है। मैं मानता हूं 60 से 70% पेशेंट रिकवर हो चुका होता है। ठीक है, जब भी एक आप पर्टिकुलर नर्व फाइबर में, है ना, या उसके न्यूरॉन जो कनेक्शन होते हैं उसमें अगर कोई डिजेनरेशन आप देख रहे हो दोस्तों, तो आपको याद रखना है उस डिजेनरेटिव चेंजेस को 3 टाइप में क्लासिफाई कर लो आप। 3 प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है ना। एक होता है वेलेरियन डिजेनरेशन, एक होता है रिट्रोग्रेड डिजेनरेशन, और तीसरा होता है ट्रांस न्यूरोनल डिजेनरेशन। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और एक न्यूरोलॉजिस्ट जो एमएस सर्जन होता है वो इन 3 कामों पे ध्यान देता है। वो इन 3 कामों पर बहुत अच्छी तरह से ट्रैक करता है दोस्तों। वो ये देखता है कि हाँ वेलेरियन डिजेनरेशन हुआ है, रिट्रोग्रेड डिजेनरेशन हुआ है, और ट्रांस न्यूरल डिजेनरेशन हुआ है। इन तीनों के बिहेवियर को वो सुधारने के लिए अलग अलग मैनर में काम करता है। अब आपको और मुझे यहां पर देखना है कि ये न्यूरो डिजेनरेशन किस रूप में करेक्ट हो रहा है ना। ये करेक्शन आपको देखना है दोस्तों, है ना। याद रखना, जब आप पहला देखते हो वेलेरियन डिजेनरेशन, या इसको बोलते हैं आर्थोग्रेड डिजेनरेशन, है ना। वेलेरियन डिजेनरेशन एक पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है दोस्तों, जो नर्व फाइबर के एक्सॉन को, है ना, याद रखना, एक्सॉन का जो अगला लंबा पार्ट होता है ना, उसके डिस्टल एंड में उत्पन्न होता है, दूर वाले एरिया में। ये दिख रहा है ना, यहां पर दूर वाले एरिया में डिजेनरेट हुआ क्या, यहां पर न्यूक्लियस अंदर का अंदर है, ये जो है नीजल ग्रेन्यूल्स है। यहां पर क्या हुआ, नीजल ग्रेन्यूल्स जब इंजुरी हुई तो नीजल ग्रेन्यूल्स यहां पर डिस्टर्ब हो गए, डिसअपियर हो गए, निकल गए, फट गए, बाहर हो गए, है ना। और ये जो नीजल ग्रेन्यूल्स डिसअपियर हुआ, तो भाई एक्सॉन का जितना भी एनर्जी का लेवल होता है, जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एक्सोनिक फ्लो से यहां तक आगे जाता है ना, ये यहां पर है ही नहीं नीजल ग्रेन्यूल्स, है ना। नर्व का डिजेनरेशन शुरू हो गया। यही कारण है डिसइंटीग्रेशन ऑफ माइलिन शीथ एंड ब्रेकडाउन ऑफ एक्सिस सिलेंडर। यहां इसके ऊपर की जो कवरिंग नजर आ रही थी, ये माइलिन शीथ टूट गई, और टूट के उसके ऊपर के जो एक्सिस सिलेंडर था वो नष्ट हो गया। आपको क्लियर दिख रहा है दोस्तों, यहां पर उसके अवशेष रह गए, है ना। बाकी सब चला गया, अर्थात मेटाबॉलिक वेस्ट वहां पर पड़े हैं। यहां पर आपको डिटॉक्स करना है, पूरा मटेरियल को साफ करना है ना। याद रखना, क्योंकि इसको यहां पर वॉलर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम वॉलर डिजेनरेशन रखा गया है दोस्तों, है ना। याद रखना, इसीलिए इसको मॉडर्न साइंस आर्थोग्रेड डिजेनरेशन के नाम से भी जानता है। वलेरियन डिजेनरेशन इंजुरी के 24 घंटे के अंदर स्टार्ट हो जाता है। याद रखना, आपको इंजुरी हुई, उस इंजुरी के 24 घंटे के अंदर वलेरियन डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है ना। उसी के साइमल्टेनियसली आपको याद रखना है, नर्व फाइबर के डिस्टल पार्ट के लेंथ के थ्रू आउट ये पूरा चेंजेस उत्पन्न होता है, यानी पूरी लेंथ। इसीलिए आप देखो, जब वलेरियन डिजेनरेशन हुआ तो पूरी लेंथ आगे के जो एक्सॉन के है, पूरी लेंथ यहाँ पर अफेक्टेड हो गई, है ना। याद रखना, वलेरियन डिजेनरेशन या आर्थोग्रेड डिजेनरेशन में ऐसी कंडीशन होती है जो 24 घंटे में नर्व इंजरी के शुरू हो जाती है। याद रख लेना इस बात को दोस्तों, पूरी लेंथ के थ्रू आउट चेंजेस उत्पन्न होता है। इसीलिए नर्व में क्या चेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं आप देख रहे हो, क्लियर कट अंडरस्टैंड यहां नजर आ रहा है आपको, है ना। ये पूरा क्लियर कट अंडरस्टैंड है। क्या है, याद रखना, पहला जो एक्सिस सिलेंडर होता है वो स्वेल हुआ, फूल गया, आपको स्वेलिंग आ रही ना। याद रखना, वो नर्व की इंजुरी के परिणाम स्वरूप आ रही। स्वेलिंग आई दोस्तों, स्वेलिंग आने के बाद में आप देखो छोटे छोटे स्पेस में टूट गया, है ना, टूट गया, यानी स्मॉल पीसेस में वो बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद एक्सेस सिलेंडर के द्वारा जो ऑक्यूपाइड इस जो स्पेसेस होती है, यानी जो स्वेलिंग के कारण यहाँ पर जो जगह उसने घेरा रखा है दोस्तों, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन डाउन हो जाती है, और एक डेब्रिस, यानी यहाँ पर वेस्ट मेटल का गुच्छा, ये डेब्रिस है ना, इस डेब्रिस के रूप में वहां पर अपीयर हो जाती, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी, पहले स्वेल हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी, और वहां डेब्रिस के रूप में अपीयर हो गई। याद रखना, जो माइलिन शीट होती है स्लोली स्लोली फेट ड्रॉपलेट में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी टूट जाती है। एक वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर फेट है, तो यहां पर इसके अंदर जो फेट की, माइलिन शीट के अंदर जो फेट की क्वांटिटी होती है, वो सब फेट ड्रॉपलेट में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है ना। ये माइलिन शीट में जो चेंजेस है ना, कब आएंगे, 8वें से 35वें दिन के बीच में, है ना। आपका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो आपका रिकवरी शुरू हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को 8 दिन में, और कुछ लोगों में इम्यूनिटी नहीं होती, उनमें 35 डेज के बीच में, है ना। 8वें से 35वें दिन के बीच में यहां पर माइलिन शीट का डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, उनका टूटना शुरू हो जाता है। याद रख लेना दोस्तों,
है ना। अगर ये हुआ तो या इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है जिसको आप न्यूरोलेमा कहते हो, है ना, ये न्यूरोलेमा शीट अनअफेक्टेड होती है। यहाँ पर याद रखना, जो नर्व के ऊपर की कोटिंग होती है ना न्यूरोलेमा की, वो यहाँ पर अनअफेक्टेड होती है। ये देखिए आप, यहाँ पर पूर्ण रूप से डैमेज नहीं होती, अनअफेक्टेड होती है। और यहाँ पर जो ये स्वान सेल है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर न्यूरोलेमा की शीट पूर्ण रूप से अफेक्टेड नहीं होती, अनअफेक्टेड होती, किंतु स्वान सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई होना शुरू करती है। ये जो स्वान सेल्स है फिर से रैपिडली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है दोस्तों, है ना। अगर आपने इस स्वान सेल्स को रैपिडली मल्टीप्लाई करा दिया तो याद रखना, आउटसाइड से जो मैक्रोफेजेस है इनको घेर लेती है, बाहर से घेर लेती है फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया के लेवल पर। जो एग्जॉस्ट सिलेंडर का जो डेब्रिस है, ये जो एग्जॉस्ट सिलेंडर का डेब्रिस है, यहां पर चारों तरफ से मैक्रोफेजेस आ गई, है ना, ये इनको इंगल्फ करना शुरू कर देगी, इनको खा के बाहर निकालना शुरू कर देगी दोस्तों, है ना। ये एग्जिट सिलेंडर के डेब्रिस को रिमूव करना शुरू कर देती है दोस्तों। और साथ ही साथ जो डिसइंटीग्रेट माइलिन शीट होती है, इसके फेट को भी वहां से रिमूव करना शुरू करती है दोस्तों। यानी जो सेल का जो फेट था, जो वहां पर आया था वैक्यूल्स में, फेट ड्रॉपलेट्स में, उनको भी यहां से हटाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका काम है वहां पर रीजनरेशन कराना। तो जब तक गंदगी साफ नहीं होगी, रीजनरेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपने वहां से पर्टिकुलर डिसइंटीग्रेट कर दिया, माइलिन शीट को वहां से बाहर निकाल दिया, फेट ड्रॉपलेट्स को रिमूव कर दिया, अब रीजनरेशन की प्रोसेस शुरू होती है ना। इसलिए याद रखना, जब लास्ट में आप देखोगे न्यूरोलेमा एक ट्यूब इम्पटी कंडीशन में चली जाती है, पूर्ण रूप से यहां पर खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा, पूरा ट्यूब खाली हो गया दोस्तों, है ना। बाद में यहां पर जो स्वान सेल्स रीजनरेट हो रही थी, उसके साइटोप्लाज्म के द्वारा यहां पर वो जो खाली स्पेस होता है फिल होना शुरू हो जाता है ना। याद रखना, ये सभी के सभी इंजुरी का जो चेंजेस होता है दिन में, याद रखना दोस्तों, वहां पर इंजुरी उस दिन से लगाकर लगभग 2 महीने के बाद शुरू होता है ना। 2 महीने के बाद ये प्रोसेस शुरू होती है, और 2 महीने के बाद वहां पर इंजुरी में पूरा जो नर्व फाइबर डैमेज हुआ था वो यहाँ पर रिजनरेट होना शुरू कर देता है दोस्तों। याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ का जो मटेरियल साफ होगा, उसके बाद में ठीक होगा। इसलिए याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड पर भी आप यही करते हो, S2C2 वर्वन A2 F1Y दिया, D3 में आपने वहां से गंदगी को साफ किया, फ्लूइड को बढ़ाया, है ना, फ्लूइड लगातार बढ़ाते गए और गंदगी को साफ करते गए। उसके बाद आपने S3C3 वर्वन D5 में न्यूट्रल कर दिया, A3P2G को हील कर दिया, यानी ब्लड को वहां पर हील कर दिया। तो जो फ्लूइड बना था वो सेमी सॉलिड फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया। देखो स्पाइनल कॉर्ड का रीजनरेशन हो जाता है। यहां भी वही प्रोसेस हो रही है दोस्तों, है ना। आपने चेंजेस जब नजर आ रहे हैं इंजुरी के 2 महीने बाद, जितने चेंजेस नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या हुआ, इंजूर्ड नर्व फाइबर रीजनरेटिंग इनटू न्यूरोलेमल ट्यूब। ये जो न्यूरोलेमा की ट्यूब आपने साफ करी है, इसके अंदर इंजूर्ड नर्व फाइबर रीजनरेट होना शुरू करता है दोस्तों, है ना। याद रखना, तो यहां पर पहला आपने देखा दोस्तों वेलेरियन डिजनरेशन या अर्थोग्रेड डिजनरेशन। हम पहले डिजनरेशन देख ले, उसके बाद रीजनरेशन बताऊंगा दोस्तों। दूसरा होता है रिट्रोग्रेड डिजनरेशन, है ना। रिट्रोग्रेड डिजनरेशन का मतलब होता है ये एक पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है दोस्तों, नर्व सेल बॉडीज और एक्सॉन जो प्रॉक्सिमल कट इन से वहां पर उत्पन्न होता है। यानी उसका जो प्राइमरी पार्ट वहां से कटा था, वहां से ये दूर का पार्ट नहीं, प्राइमरी पार्ट अगर कटा था तो वहां पर शुरू हो गया। अब प्राइमरी पार्ट मतलब नर्व सेल का लेवल, है ना। नर्व सेल के लेवल पर देखो दोस्तों, नर्व सेल बॉडी में चेंजेस नर्व के सेक्शन के 48 घंटे के बाद वहां पर शुरू हो जाता है। यानी यहां पर प्राइमरी पार्ट में, प्रॉक्सिमल पार्ट में, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है या डिस्टल पार्ट है ना। तो इस प्रॉक्सिमल पार्ट में अगर किसी प्रकार का इंजुरी हुआ तो 48 घंटे के अंदर वहां चेंजेस उत्पन्न हो जाता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे इंजुरी होती है वैसे अर्निका मोंटाना आप दे दो तो ये जो इंजुरी का समय है वो बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी हील हो जाता है, बहुत जल्दी रिकवरी आने लग जाती है दोस्तों, है ना। इसीलिए इसका उपयोग करिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अगर 48 घंटे के अंदर चेंजेस उत्पन्न हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए क्या चेंजेस हो रहा है, हम वहां उसी के अंदर प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं। पहले क्रोमेटोलाइसिस के द्वारा नीजल ग्रेन्यूल्स फ्रेगमेंट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। आप देख रहे हो यहां पर क्रोमेटोलाइसिस हुआ, यानी जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो यहां लाइसिस हो रहे हैं, टूट रहे हैं,
उन क्रोमेटोलाइसिस के कारण दोस्तों नीजल ग्रेन्यूल्स, जो न्यूक्लियस सेफ है लेकिन जो नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो वहां से डिसइंटीग्रेट होता है, हट जाते हैं दोस्तों, है ना। जो गोल्गी एपरेटस जिसमें प्रोटीन आपने जमा कर रखा था वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो भी टूट टाट के समाप्त हो जाता है ना। अब यहाँ नर्व सेल बॉडी जो है, ये नर्व सेल बॉडी स्वेल करने लगती है, फूलने लगती है दोस्तों, है ना। और जब वो फूल जाती है तो याद रखना फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण राउंड हो जाती है। ये देखो आप, है ना, यहां पर देखो चपटा था, ये फूड के कारण आप देखो बिल्कुल राउंड हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड कनेक्ट होने लग जाता है, जो आपके टिश्यू फ्लूइड है वो इसके अंदर आने लगते हैं, है ना। सोडियम का इंपेयरमेंट अंदर चला जाता है, बहुत ज्यादा सोडियम अंदर जाते हैं ताकि रीजनरेशन हो सके, ठीक है। और इसी कारण से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन के कारण ये सेल जो नर्व सेल है राउंड हो जाती है दोस्तों। न्यूरोफाइब्रिल्स डिसअपियर हो जाते हैं, अब जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो भी डिसअपियर हो गए। इसके बाद पेरिफेरी की तरफ न्यूक्लियस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आप देखो जनरली सेंटर में होता है, लेकिन यहां पर पेरिफेरी की तरफ चला गया। आप आराम करो, हम देख लेंगे। न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ भेज दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस आपको याद रखना है दोस्तों, रिट्रोग्रेड डिजनरेशन, ठीक है। न्यूरोफाइब्रिल्स अपीयर, जब यहां से डिसअपियर हो गए दोस्तों, तो पेरिफेरी की तरफ जब न्यूक्लियस का डिसअपियरमेंट हुआ तो याद रखना कभी कभी जब इंजुरी बहुत स्ट्रांग होती है ना, न्यूक्लियस भी सेल से बाहर चला जाता है ना। न्यूक्लियस भी सेल से बाहर चला जाता है। इस केस में न्यूरॉन की डेथ हो जाती है और इंज्यूर्ड नर्व का रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होता है। याद रख लेना इस बात में। यदि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, कंडक्शन जा रही है, लेकिन ऑब्स्टेकल रुक रुक के जा रही है, आप समझ जो आप रीजनरेट करा सकते हो। बट अगर इस सेल के अंदर से, नर्व सेल के अंदर से न्यूक्लियस बाहर चला गया, आप हजारों लाखों बार भी बोल दो, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ही यहां पर रीजनरेशन के लिए कंट्रोल सिस्टम होता है। लेकिन न्यूरॉन की अगर डेथ हो गई दोस्तों, तो वो इस कंडीशन में होगी कि सेल का न्यूक्लियस बाहर चला गया, है ना। और यही कारण है इंजूर्ड नर्व का रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होता है, आप नहीं बोल सकते हो दोस्तों। उस कंडीशन में आप लाखों कोशिश कर लो, कभी भी पेशेंट ठीक नहीं होगा, है ना। याद रखना जब यहां पर चेंजेस आएंगे तो याद रखना एक्सॉन प्रॉक्सिमल टू कट इन, जहां पर प्रॉक्सिमल पार्ट के कट इन से एक्सॉन होता है, वहां पर आपको नजर आएगा एक्सॉन में इंजुरी के साइड से फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर में चेंजेस उत्पन्न हो जाएंगे। यानी यहां पर जो फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर है, यहां पर आपको रीजनरेशन का लेवल नजर आएगा, यहां पर चेंजेस आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्या होगा? एक्सॉन के जो प्रॉक्सिमल कट एंड होते हैं दोस्तों, जो डिजेनरेटिव कंडीशंस में उत्पन्न होता है ना, वहां पर नर्व फाइबर का डिस्टल कट एंड में दोनों होने वाले जो चेंजेस होता है सिमिलर होता है। ये देखिए आप, यहां से जो ये प्रॉक्सिमल कट एंड है, यहां पर देखिए आप, है ना, ये दोनों यहां पर सेम होने लग जाते हैं, दोनों एक जैसे कनेक्ट होने के लिए आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। कट एंड होने वाले चेंजेस बिल्कुल सिमिलर उत्पन्न होते हैं, दोनों समान उत्पन्न होते हैं, और दोनों वहां पर कट इन दोस्तों जुड़ना शुरू करते हैं, जो रीजनरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी इस कंडीशन में जब इंजुरी होती है, न्यूरल्जिक पेन बहुत खतरनाक होता है ना। न्यूरल्जिक पेन बहुत खतरनाक होता है। याद रख लेना S1RE C4G, मैंने इसीलिए ऑर्गेनोबूस्टर C4 का भी कहा, C1 C2 C3 C4 C5 आपको यूज करते आना चाहिए। अगर आपने यूज कर लिया तो आप हैरान हो जाओगे दोस्तों कि यार मैंने तो यहाँ पर केवल C4G की बात करी थी, मैंने तो ऑर्गेनोबूस्टर C4G दिया तो मैंने तो चमत्कार कर दिया। आप D6 से D, याद रखना डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन में D7 D8 D9 का बहुत अच्छा रोल है ना। याद रखना जब न्यूरल्जिक पेन हो रहा है, आप S1RE को D7 में, आपका C4G ऑर्गेनोबूस्टर को या केबल C4G को आप D7 में देके देखना, न्यूरल्जिक पेन तुरंत रिकवर हो जाएगा। बिकॉज आपको मालूम है कि यहाँ नर्व इंजुरी हुई, और नर्व इंजुरी के बिहाफ पर आप यहाँ प्रोटोकॉल तय कर रहे हो, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि माइलिन शीथ की बात आती है तो याद रखना माइलिन शीथ के लेवल पर A1 S5 C5 F1 का बहुत जबरदस्त रोल है। याद रखना माइलिन शीथ को रिकवर कराना है, S5 C5 A1 F1 को सेकंड डायल्यूशन में चलाना है। यदि कोई न्यूरोलॉजिकल इंजुरी होती है, वहां माइलिन शीथ को आपको बनाना है, S5 C5 A1 F1 को सेकंड डायल्यूशन में चला दो। इसीलिए मैंने कहा A1 को आप 1000 में दे दो और उसके बाद में S5 C5 A1 F1 को सेकंड डायल्यूशन में शुरू कर दो। आप देखो कितना तेजी के साथ रीजनरेशन होता है दोस्तों, है ना। तीसरा,
ट्रांस न्यूरोनल रीजनरेशन, यदि एक एफरेंट नर्व फाइबर कट हो जाता है ना, तो डीजनरेशन चेंजेस न्यूरॉन में उत्पन्न होता है दोस्तों। और इसके साथ में जो एफरेंट नर्व फाइबर होता है जो इससे सिनेप्सिस करता है, इसे हम ट्रांस न्यूरोनल डीजनरेशन कहते हैं दोस्तों। याद रखना इस बात, जो एफरेंट नर्व फाइबर होता है वो यहां पर उससे जो कनेक्ट होता है वहां पर सिनेप्सिस करता है दोस्तों, उसे हम ट्रांस न्यूरोनल डीजनरेशन कहते हैं। यानी ट्रांस न्यूरल डीजनरेशन के एग्जाम्पल देखिए आप, ऑप्टिक नर्व के सेक्शनिंग के कारण जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के सेल्स है वहां पर क्रोमेटोलाइसिस डेवलप हो जाता है, इसलिए आपकी देखने की शक्ति नहीं जाती दोस्तों, है ना। याद रखना, जब पोस्टीरियर नर्व रूट का कट होता है दोस्तों, ये स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर और पोस्टीरियर दो नर्व रूट होता है, यहाँ पीछे वाला जो पोस्टीरियर नर्व रूट यहाँ पर कट होता है दोस्तों, तब स्पाइनल कॉर्ड की जो डॉर्सन हॉल सेल्स है उसका डिजनरेशन उत्पन्न हो जाता है। यानी यहां पर जो आपके नर्व्स हैं उनका डिजनरेशन उत्पन्न हो जाता है, और ये जब डिजनरेशन उत्पन्न होता है बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, इसमें बहुत बार रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर होता है दोस्तों, तो स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न में सेल का डिजनरेशन हो जाता है। याद रखना, जब ट्यूमर होता है वो प्रेशर करता है तो स्पाइनल कॉर्ड में यहां पर डिजनरेशन होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में डिजनरेशन होने के कारण दोस्तों याद रखिएगा, इससे जो कंट्रोल होता है बॉडी का अफरेंट नर्व फाइबर का, है ना, याद रखना, इफ्रेंट और अफरेंट, इफ्रेंट और अफरेंट, ये दोनों लेवल आपको याद रखना है। तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न में सेल का डिजनरेशन हो जाता है, इसलिए आपके बॉडी का कंट्रोल सिस्टम फेल होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, है ना। तो ये था डिजनरेशन, ठीक है। ये पूरा डिजनरेशन का लेवल मैंने आपको बताया, है ना। इसीलिए जब आप न्यूरोस्थीनिया का ट्रीटमेंट करते हो, नंबनेस आ रहा, सुन्नापन आ रहा, झुंझुनी आ रहा, तो आप समझ जाओ कहीं प्रेशर इफेक्ट आ रहा है ना। और प्रेशर इफेक्ट आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा न्यूरोस्थीनिया का ट्रीटमेंट करना बहुत ईजी, आप साइटिका के लेवल पर ट्रीटमेंट करना बहुत ईजी, समझ जाओ आप। अगर न्यूरोस्थीनिया हो रहा है तो S5C4C3F1RE, S5C4C3F1RE आप D4 में दे दो, न्यूरोस्थीनिया चला जाएगा। क्योंकि झुंझुनियारी नेगेटिव डिसीज है, पॉजिटिव मेडिसिन देना, लेकिन साइटिका है, प्रेशर इफेक्ट के कारण दब रहा है, यही मेडिसिन D6 में ले जाओ, D7 में ले जाओ, सेकेंड डायल्यूशन और थर्ड डायल्यूशन में ले जाओ, न्यूरोस्थीनिया साइटिका के प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आज यही रखते हैं, कल हम रीजनरेशन पे बात करेंगे दोस्तों। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डॉक्टर सोनू परमार। गुड मॉर्निंग सर। सोनू परमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी स्टडी की वजह से, पढ़ाने की वजह से मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने सर 3 दिन पहले HIV का पेशेंट लिया जी, और पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था। 3 दिन में सर पेशेंट के अटेंडेंट का फोन आया था, कल कह रहा था कि 20% हमारे को रिकवरी लग रही है। वाह, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी सर। और फिर मैंने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा, तो मैंने CID का पेशेंट लिया है सर जी। उनका आर्टरी सर एक 100% ब्लॉक है, एक 70 to 80% ब्लॉक है, और एक 40 to 50% ब्लॉक है सर जी। उनका सर BP 180 से नीचे नहीं जा रहा था। 4-5 दिन से हॉस्पिटल में थे एडमिट, तो डॉक्टर ने वहाँ पे बाईपास के लिए बोला था उनको, लेकिन अपने पास आने के बाद में कल उनका BP 150 हो गया था। उनको नींद नहीं आ रही थी, रात को 1-2 घंटे सोए थे। अभी आज सुबह फोन आया सर पेशेंट का 7 बजे, वो कहता है सर मैं पूरी रात आराम से सोया हूँ और बिल्कुल स्टेबल हूँ जी। तो एक तो सर उसके अंदर मेरे को ये आपसे सलाह देना थी कि इसमें जो BP का हमारा प्रोटोकॉल है S6A1F1N1 वाला, वो हम दे सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल A1 नेगेटिव में हो, लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से है उसको डेली एक बार मॉर्निंग में दो 10 ग्लोबल्स, लेकिन S1C1 A1 F1 L1W सेकेंड डायल्यूशन कंटिन्यू चलाओ उसको, ठीक है। 6 मंथ 10 ड्रॉप to 4 टाइम्स कंटिन्यू दो आप, इससे मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉर्मल होगी, तो आगे जाके बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।
ओके सर, और स्पाइनल को जो ऑयल है सर वो भी अप्लाई करा दे सर उसको? अब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। हेड ऑयल और स्पाइनल ऑयल आप लगाते हो तो 50% कोई भी बीमारी कवर हो जाती है, ठीक है। सर एक पेशेंट है मेरा ड्राई कफ का सर, 10 साल पुराना पेशेंट है, उसका कफ ड्राई कफ नहीं ठीक हो रहा सर इसका। उसको A311Y भी मैंने ठीक है सर, इंजेक्शन दिया उसके था। बारे में जब प्रोटोकॉल आएगा तो मैं दूंगा आपको, ठीक है। जी राकेश परमार सर, डॉक्टर राकेश परमार सर, डॉक्टर राकेश परमार, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। सर जी मैं एक हेड ऑयल का फीडबैक देना चाहता हूँ। एक पेशेंट को मैंने सर हेड ऑयल दिया था, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बच्चों को पेन हो रहा था तो लगा दिया तो उनका पेन बंद हो गया। फिर मेरे पास में रोलर नहीं था तो मैंने उनको लिक्विड बोतल में भर के दे दिया। फिर बच्चों को पेन हुआ अगली बार तो उन्होंने 2 बूंद कान में डाल दिया सर, तो उनका कान दर्द बंद हो गया बच्चे का सर। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। जी सर, थैंक यू। जी जी राकेश सतनानी सर, डॉक्टर राकेश कुमार सतनानी सर, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया हो भाई। सर एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे ये न्यूक्लियस वाली जो बात थी कि न्यूक्लियस डेड हो जाता है, न्यूरॉन में डैमेज भी हो गया, तो अपन इसमें वेल 1 C5 के साथ नहीं दे सकते क्या सर? C5 वेल 1 जी में सर? P2C5N1 बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करेगा, हील करता है। मेन मेडिसिन C5G, उसके बाद में जी आप कुछ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर आपको डीएनए के लेवल पर काम करना है तो वेन 1 तो बहुत जरूरी है, P2 बहुत जरूरी है, ठीक है। जी सर। जी जी हील करना है तो हील करना है तो आपको नेसेसरी एक ब्लड की मेडिसिन ऐड करो, है ना। एक ब्लड जी की मेडिसिन करो, एक आपको टिश्यू रेमेडी और एक कंडक्शन वाली, यानी वेन 1 तो बहुत जरूरी है। डीएनए को जी रीजनरेट करना मतलब बहुत काम करेगा सर ये। जी। और सर ऑटोमेटिक भी आजकल ब्रेन पे बहुत आ रही है, तो इसमें भी अपन वही इसको चला सकते हैं ना हीलिंग के लेवल पे? क्योंकि कुछ तो भी केसेस आ रहे हैं सर, किसी का हाथ एकदम से उठना बंद हो जा रहा है ऑटोमेटिक हाँ के लेवल पे। जी बिल्कुल। अभी मैं गुलियन बेरी सिंड्रोम पे स्टडी कर रहा हूँ, मेरे पास 4 पेशेंट है ना। पहले थे नहीं इसलिए मैंने कभी बताया नहीं, क्योंकि रिजल्ट जी है नहीं तो कुछ तो भी बताना आपको मालूम है, अपना मकसद ही नहीं राकेश सर। मेरे बिल्कुल पास सर। महाराष्ट्र के 4 पेशेंट है, संजय सर के यहाँ के, उन जी पे मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और भी 2-3 जी जगह के मेरे पास पेशेंट है गुलियन बेरी सिंड्रोम के, जिन पे जी रिजल्ट बहुत फास्ट आया, बहुत फास्ट रिजल्ट आया। मतलब 25 दिन के अंदर 25 से 30% पेशेंट रिकवर है। बस पोटेंसी निर्धारित करके फिर मैं बता दूंगा सबको। जी 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 सर। जी जी थैंक यू वेरी मच। जी जी आयुष कुमार सर, डॉक्टर आयुष कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक मेरे मेरे पेरेंट हैं सर, उनको सर 1.5 साल से तकरीबन सर यूरिन ही नहीं हो रहा है सर। जब सर ये कैथर करते हैं तो सर होता है। कुछ मत करो, आरी को आप यूरिनरी वो ब्लैडर के ऊपर लगाओ, ठीक है। सेक्रल रीजन पे आरी लगाओ और साथ में क्या? यूरिनरी ब्लैडर पे आरी लगाओ आप, D4 में S2C17 वेन 1 आदि का प्रयोग करो आप, ठीक है। D4 में, और हर घंटे में अच्छा प्रयोग सर, करो एक आप। बार सर उनको हाँ सर एक बार उनको सर्जरी भी हो चुकी है पहले, 1.5-2 साल पहले। कोई दिक्कत नहीं है, आप चालू कीजिए ये, ठीक है। जी अर्जुन सर, डॉक्टर अर्जुन सिंह सर, अर्जुन सिंह सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं हेडेक की बात कर रहा था सर। हम डब्ल्यू को स्मेल कराते हैं जस्ट सर, उसी से ही 99% पेशेंट को सर रिलीफ मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाएगा सर, आप सीधे नर्वस सिस्टम को न्यूट्रल कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल कंजेशन सर, बिल्कुल। होगा, बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैं तो कोई भी अगर हेडेक का पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसे स्मेल के लिए दे देता हूँ कि भाई डब्ल्यू आप स्मेल कर दो, जाते जाते पेशेंट को सर रिकवरी मिलती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टिमुलेशन है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस और जो फेथ होता है ना आप पे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जी ठीक है। सर, जी सर, तो जी। जादूगर बना रहा है सर हम लोगों को। थैंक यू सर। सर ये आपकी वो है सर, बिल्कुल। जी जी डॉक्टर रामकिशन जी, रामकिशन जी,